अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंग्लो सैक्सन एज पढ़ी थी। तो एंग्लो सैक्सन्स के बाद दूसरी एज जो स्टार्ट होती है उसको हम लोग एंग्लो नॉर्मन एज के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1066 ईस्वी के अंदर हुई। इसका अख्ताम 1485 के अंदर हुआ। तो बाकायदा तौर पे इसको देखते हैं कि कैसे इस एज के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई लिटरेरी, और लिटरेरी के बाद पॉलिटिकल। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारी पिछली एज ख़त्म कहाँ पे हुई है? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के ऊपर। बैटल ऑफ हेस्टिंग ये वो मुकाम है जो इंग्लैंड का इलाका है। नॉर्मैंडे, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये फ्रांस का इलाका है। विलियम ऑफ नॉर्मैंडे जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, कज़न था एडवर्ड वन का। ये यहाँ से बैटल ऑफ हेस्टिंग, ये जो रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गया है और इसने जंग की है हेरल्ड ऑफ एसिक्स के साथ। इसने हेरल्ड ऑफ एसिक्स को शिकस्त दी और यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट हुआ, एंग्लो नॉर्मन एरा। एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो इसलिए क्योंकि वो इंग्लैंड का एंग्लो सैक्सन किंगडम का एरा है। नॉर्मन इसलिए कहा जाता है, ये नॉर्मैंडे का NORMAN, इस वजह से एंग्लो नॉर्मन एरा कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1066 ईस्वी के अंदर हुई है। विलियम ऑफ नॉर्मैंडे जैसे ही बादशाह बना है, क्योंकि वो फ्रांस का रहने वाला था, तो उसने आते ही कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है जिनके अंदर फ्रेंच कल्चर को अगर हम लोग देखें तो सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास जो चीज़ आती है वो क्लास सिस्टम है। विलियम ऑफ नॉर्मैंडे ने इंट्रोड्यूस करवाई है क्लास सिस्टम। जो फ्रांस के अंदर क्लास सिस्टम चल रहा था, फ्यूडल्स, फाइव्स एंड सर्व्स का, वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया है इंग्लैंड के अंदर। फ्यूडल्स वो लोग थे जो एलीट क्लास थी, फाइव्स उनके स्टीवर्ड वगैरह, मुंशी वगैरह थे, जबकि सर्व वो क्लास थी जो कि लेबर क्लास थी। क्लास सिस्टम के बाद जो अगली चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है विलियम ऑफ नॉर्मैंडे ने, वो करवाई है लैंग्वेज। विलियम ऑफ नॉर्मैंडे ने फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई और साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया। तो फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन के रह गई, बना दी गई इंग्लैंड की। लैटिन लैंग्वेज सिर्फ चर्च की लैंग्वेज, क्योंकि बाइबल जो है वो लैटिन के अंदर है। इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दी लोगों ने। इसका मतलब है कि जैसे हिंदी और उर्दू की जो वैल्यू या वर्थ है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, वही वर्थ उस वक्त इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश की थी जब फ्रेंच एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 3 क्लासेस आ गई, 3 लैंग्वेजेस वहाँ पे चल रही थी, और साथ ही एक नया मसला शुरू हो गया 1095 ईस्वी के अंदर, और वो क्या था? क्रूसेड्स। क्रूसेड्स कहा जाता है चेन ऑफ वार that have been fought between the Muslims and the Christians for the Holy Land Jerusalem। टोटल नंबर ऑफ 9 वार्स लड़ी गई हैं क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम दुनिया के अंदर। 4 क्रूसेड्स के डेट्स यहाँ पे मेंशन हैं, बाकी 5 क्रूसेड्स की डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये पूरी दुनिया क्या है कि इन्वॉल्व हो गई। मुसलमान और जो ईसाई थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे, और लड़ाई की वजह क्या थी? जो फ़लस्तीन है, वो जो मुक़द्दस मकामात हैं, कहते थे क्रिश्चियंस कि वो उनके पास होने चाहिए, जबकि वो मुस्लिम्स कहते थे कि वो उनके पास होने चाहिए। इसके ऊपर क्या है कि क्रूसेड्स हुई हैं। सलाउद्दीन अयूबी एक फेमस क्या है कि तुर्क रहा है, उसने क्या है कि तीसरी जंग के अंदर, तीसरी क्रूसेड के अंदर क्या है कि हिस्सा लिया। इसी तरीके से सल्जोक सल्तनत, बैज़ंटीन एम्परर, इनकी आपस में क्या है कि लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ होली लैंड। इसके बाद अगली चीज़ जो थी एंग्लो नॉर्मन एरा के अंदर, वो चर्च का झगड़ा था स्टेट के साथ, जिसके रिएक्शन के अंदर थॉमस बैकेट जो कि एक आर्च बिशप थे, उनका कत्ल हुआ। और ये जो चर्च का और स्टेट का जो इशू था वो थॉमस बैकेट और हेनरी II के दरमियान चल रहा था। इस इशू का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो थॉमस बैकेट हेनरी II के चांसलर थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। हेनरी II ने कहा कि अगर थॉमस बैकेट
आर्च बिशप बन जाता है तो चर्च भी किंग के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। लेकिन थॉमस बैकेट जैसे आर्च बिशप बना, उसने अपनी ज़िंदगी रिलीजन के लिए वक्फ कर दी और हेनरी टू के अगेंस्ट हो गया। यानी कि हेनरी टू चर्च के अंदर करप्शन करना चाहता था और थॉमस बैकेट ने उसको रोका। तो हेनरी टू और थॉमस बैकेट का आपस में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा ख़त्म होने वाला था कि वहीं पे चर्च के अंदर ही, कैंटरबरी कैथेड्रल के अंदर ही 4 नाइट्स ने, ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 नाइट्स ने मिल के थॉमस बैकेट का कत्ल कर दिया। और जिसकी वजह से स्टेट के अंदर जो इश्यूज़ थे, रिलीजियस इश्यूज़, वो क्या है कि बढ़ने लगे। इसके बाद अगली बात देखी जाए कि जो पीछे क्रूसेड्स चल रही थी, उन क्रूसेड्स की वजह से जो भी बादशाह आता था वो अपने आने वाले वक्त के अंदर मुल्क को स्टेबल करने के लिए आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाता था। तो इस वजह से ढेर सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए और किंग जॉन 1215 के अंदर उस वक्त बादशाह था और लोगों ने बगावत कर दी कि हम लोग क्या है कि टैक्स नहीं देंगे। फर्स्ट डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट साइन किया गया जो कि किंग जॉन 1 ने किया और ये रिवोल्ट थी बादशाह के ख़िलाफ़, जिसके अंदर ये मेंशन था मैग्ना कार्टा के अंदर कि जितने भी कॉमन पीपल हैं जो कि लोअर क्लास है वो किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देगी और वो हर एक टैक्स से आज़ाद होगी क्योंकि गवर्नमेंट उनसे पूछ के जंग नहीं लड़ती। ये मैग्ना कार्टा है जो कि टैक्स से बचने के लिए क्या है कि लोगों ने साइन करवाया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है इस एज के अंदर वो 100 ईयर वार आती है। जैसे विलियम ऑफ नॉर्मैंडी बादशाह बना था इंग्लैंड का, तो फ्रांस के लोग खामोश थे कि हो सकता है कि इंग्लैंड का इलाका भी फ्रांस के अंदर शामिल हो जाए। अगर देखा जाए तो नॉर्मैंडी और इंग्लैंड का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि नॉर्मैंडी फ्रांस के बॉर्डर पे है और इंग्लैंड के बॉर्डर पे इसी तरह हेस्टिंग्स है। तो ये इलाका कट के, नॉर्मैंडी का इलाका कट के इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। तो 300 साल तक गेम चलती रही इसी तरीके से और फिर क्या है कि 1337 के अंदर 100 ईयर वार का स्टार्ट हुआ है। 1337 से लेकर 1453 तक ये जंग जारी रही फ्रांस और इंग्लैंड की। इसको 100 ईयर वार कहा जाता है और वो क्या थी, इस प्लेस नॉर्मैंडी की वजह से थी। इंग्लैंड वाले कहते थे नॉर्मैंडी हमारी प्लेस है, जबकि फ्रांस वाले कहते थे हमारी, और इसकी वजह से ढेर सारा नुकसान हुआ इंग्लैंड के लोगों का और साथ में फ्रांस के लोगों का भी। इसके बाद नेक्स्ट 1348 के अंदर एक आउटब्रेक हुआ, एक एपिडेमिक, एक वबा, क्या एक आउटब्रेक हुई है, एक ताउन की बीमारी आप इसको कह सकते हैं, जिसको ब्लैक डेथ सीज़न का नाम दिया गया। ये एक दफ़ा आई और फिर 10 साल के बाद दोबारा। इसके अंदर होता क्या था कि जो विक्टिम हुआ करता था वो 5 दिनों के अंदर मर जाया करता था। इसके अंदर 1/3 ऑफ इंग्लैंड जो पीपल थे वो क्या है कि मर गए। रीज़न क्या होती थी इनके मरने की? स्वेलिंग हो जाया करती थी, शदीद किस्म की, गले के अंदर बुखार होता था और ज़ख़म हो जाया करते थे जिस्म के ऊपर। इसके बाद अगर लिटरेरी बैकग्राउंड अगर देखा जाए इस एज का, तो उसके अंदर हमें विलियम लैंगलैंड और जॉन गॉवर इंपॉर्टेंट फिगर्स नज़र आते हैं एंग्लो नॉर्मन के अंदर। विलियम लैंगलैंड अगर आप अपनी पोइम की बात करें, विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन, इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। बेशक इसका आर्केक स्टाइल है, ओल्ड स्टाइल है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसको आज भी उतनी ही वर्थ वैल्यू दी जाती है, क्योंकि इस पोइम के अंदर जो करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको क्या है कि लाइट किया गया। लैंगलैंड की तरह जॉन गॉवर भी इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। गॉवर अगर देखा जाए तो इनका स्टाइल बहुत ही कमाल का स्टाइल था इनका लिखने का, और गावर और चौसर को अगर फेलो पायोनियर अगर कहा जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की बहुत ही अहम खिदमात हैं इंग्लैंड के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फिगर आता है जाफरे चौसर, और जाफरे चौसर को अगर देखा जाए
तो इम्पोर्टेंट फिगर के साथ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और अगर इस एज को इस राइटर के नाम के ऊपर अगर कहें तो ये गलत ना होगा, एज ऑफ चॉसर। चॉसर का जो सबसे लैंडमार्क वर्क है हिस्ट्री के अंदर वो कैंटरबरी टेल्स है। इसके अंदर इन्होंने मीटर को भी और मीटर को, लैंग्वेज को बेहतर तरीके से दिखाया। इन्होंने सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स द कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जो कि थॉमस ब्रैकेट के शराइन के ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग, उनकी ऐसी स्टोरीज़ क्रिएट की हैं जिससे हमें ढेर सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ड्रामा की बात करें तो हमें ड्रामा पेश करने का कॉन्सेप्ट भी यहीं से मिल जाता है, और हमें यहाँ पे कि किस तरह करेक्टर्स को पोर्ट्रे करना चाहिए अपने नॉवेल्स के अंदर, फिक्शंस के अंदर, ये भी हमें कॉन्सेप्ट क्या यहीं से मिल जाता है। जॉफ्रे चौसर की अगर हम लोग बात करें तो जॉफ्रे चौसर के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। अगर उसकी क्रोनोलॉजी की बात की जाए चौसर वर्स की, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रोमांस ऑफ द रोज़, ये 1372 से पहले लिखा गया। द बुक ऑफ द डचेस 1368 से 1372 के अंदर लिखी गई। द हाउस ऑफ द फेम 1378 से 1383 के अंदर लिखी गई। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स 1380 से 1382 के दरमियान लिखी गई। वॉयस एंड ट्रोलियस एंड क्रिसेट 1382 से 1386 के अंदर लिखी गई। पैलोमैन एंड आरसेट 1380 से 1387 के अंदर लिखी गई। द लेजेंड ऑफ गुड वुमन 1387 एंड द वन एंड ओनली द कैंटरबरी टेल्स 1388 to 1400। ये वो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो चौसर ने लिखे हैं। शुक्रिया।